हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCC 103 साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थियरी एंड मैक्लेलैंड्स एक्वायर्ड नीड्स थियरी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपको टू मोटिवेशन थियरीज एक्सप्लेन करनी है, हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थियरी और मैक्लेलैंड की एक्वायर्ड नीड्स थियरी। आपको दोनों थियरीज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उनका कंपैरिजन और उनकी प्रैक्टिकल यूज बतानी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मोटिवेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के व्यवहार को शुरू करना, डायरेक्शन देना और सस्टेन करना। हर्ट्जबर्ग और मैक्लेलैंड दोनों ने मोटिवेशन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट थियरीज दी है। यह थियरीज मेनली ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशन सेटिंग में काम करती है जहां लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत होती है। मेन बॉडी। ए, हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थियरी। बेसिक कॉन्सेप्ट। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने ये थियरी दी जिसमें उन्होंने वर्कप्लेस फैक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स। हाइजीन फैक्टर्स जैसे कि सैलरी, कंपनी पॉलिसीज, जॉब सिक्योरिटी, यह मोटिवेट नहीं करते, लेकिन अगर ना हो तो डिसैटिस्फैक्शन होता है। मोटिवेटर्स जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह रियल सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस बढ़ते हैं। की इनसाइट। हर्ट्जबर्ग के अकॉर्डिंग सिर्फ हाइजीन फैक्टर्स को थिक करने से मोटिवेशन नहीं आती। मोटिवेशन तब आती है जब मोटिवेटर्स प्रेजेंट होते हैं। एप्लीकेशन। इस थियरी का यूज जॉब डिजाइन और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के मॉडल्स में होता है। जैसे सिर्फ सैलरी बढ़ाने से मोटिवेशन नहीं आएगी जब तक एम्प्लॉय का काम मीनिंगफुल ना हो। बी, मैक्लेलैंड्स एक्वायर्ड नीड्स थियरी। ओवरव्यू। डेविड मैक्लेलैंड ने ये थियरी दी जिसमें कहा गया कि मोटिवेशन के कुछ नीड्स हम जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। नीड फॉर अचीवमेंट, कुछ चैलेंजिंग काम कंप्लीट करने की इच्छा। नीड फॉर पावर, दूसरों को इन्फ्लुएंस या कंट्रोल करने की इच्छा। नीड फॉर एफिलिएशन, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन और एक्सेप्टेंस की इच्छा। कैरेक्टरिस्टिक्स। हाई नीड फॉर अचीवमेंट वाले लोग चैलेंजेस पसंद करते हैं और फीडबैक लेना चाहते हैं। हाई नीड फॉर पावर वाले लीडरशिप रोल्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं। हाई नीड फॉर एफिलिएशन वाले लोगों को दोस्ती और टीम वर्क इंपॉर्टेंट लगता है। मेजरमेंट। मैक्लेलैंड ने ये नीड्स मेजर करने के लिए थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट TUT का यूज किया जिसमें लोग पिक्चर्स देखकर स्टोरीज लिखते हैं। एप्लीकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस। लीडर्स को सिलेक्ट करते वक्त पावर और अचीवमेंट नीड्स देखी जा सकती है। टीम वर्क के रोल्स उन लोगों को दिए जा सकते हैं जिनके एफिलिएशन नीड्स हाई है। ट्रेनिंग से लोगों में स्पेसिफिक नीड्स डेवलप की जा सकती है। कंक्लूजन। हर्ट्जबर्ग और मैक्लेलैंड दोनों की थियरीज मोटिवेशन को समझने में हेल्पफुल है। हर्ट्जबर्ग जॉब सेटिस्फैक्शन पर फोकस करता है, जबकि मैक्लेलैंड इंडिविजुअल नीड्स को हाईलाइट करता है। इन थियरीज का यूज करके ऑर्गेनाइजेशंस अपने लोगों को बेहतर समझ सकती है और उनसे अच्छा काम ले सकती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द नेचर एंड एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्रिएटिविटी क्या होती है, उसका नेचर और उसके अलग अलग फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके एस्पेक्ट्स। हमें यह भी समझाना है कि क्रिएटिव प्रोसेस कैसे काम करता है और एक क्रिएटिव व्यक्ति किस तरह से अलग सोचता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। क्रिएटिविटी का मतलब है नए, ओरिजिनल और वैल्यूएबल आइडियाज या सॉल्यूशंस क्रिएट करने की एबिलिटी। ये सिर्फ आर्टिस्ट्स या इन्वेंटर्स तक सीमित नहीं है, हर फील्ड में क्रिएटिविटी जरूरी होती है, जैसे साइंस, बिजनेस और डेली लाइफ। इसमें इमेजिनेशन, फ्लेक्सिबल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स शामिल होते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स जैसे गिलफर्ड, टॉरेंस और वालाज ने इस टॉपिक पर काफी काम किया है। क्रिएटिविटी को समझना इसको डेवलप करने में मदद करता है। मेन बॉडी। 1, नेचर ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एक कॉग्निटिव और इमोशनल प्रोसेस है। इसमें लॉजिकल थिंकिंग के साथ साथ इमेजिनेशन और इमोशंस भी काम करते हैं। ये एक यूनिवर्सल क्वालिटी है, हर इंसान में क्रिएटिविटी होती है, बस लेवल अलग होता है।
क्रिएटिविटी का कॉ होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन सोचने की कैपेसिटी होती है। इसमें ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और एलैबोरेशन जैसे एलिमेंट्स होते हैं। क्रिएटिविटी कभी कभी स्पॉन्टेनियस होती है, जैसे अचानक कोई आइडिया आना, और कभी डेलिबरेट, जो सोच विचार से आती है। 2 की थियरीज ऑफ क्रिएटिविटी। जेपी गिलफर्ड ने डाइवर्जेंट थिंकिंग का कॉन्सेप्ट दिया था और क्रिएटिविटी को इंटेलिजेंस का अलग पार्ट बताया। ग्राहम वालास ने क्रिएटिविटी के 4 स्टेजेस दिए: प्रेपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। प्रेपरेशन, प्रॉब्लम को समझना और इंफॉर्मेशन गैदर करना। इंक्यूबेशन, प्रॉब्लम को माइंड में सेटल होने देना। इल्यूमिनेशन, अचानक एक आइडिया आना। वेरिफिकेशन, आइडिया को टेस्ट करना और उस करना। पॉल टॉरेंस ने क्रिएटिविटी के टेस्ट्स बनाए और ये बताया कि एजुकेशन और एनवायरनमेंट से क्रिएटिविटी बढ़ाई जा सकती है। 3 एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी। ओरिजिनलिटी, यूनिक आइडियाज सोचने की कैपेसिटी। फ्लुएंसी, कम समय में ज्यादा आइडियाज जनरेट करना। फ्लेक्सिबिलिटी, सोचने का एंगल बदलना और नए तरीके ढूंढना। एलैबोरेशन, एक आइडिया को डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करना। सेंसिटिविटी टू प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स देख पाना जो दूसरे लोग इग्नोर कर देते हैं। रिस्क टेकिंग, नए आइडियाज पर काम करने की हिम्मत और फेलियर का रिस्क लेना। 4 एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी सिर्फ जन्मजात नहीं होती, ये सिखाई और बढ़ाई जा सकती है। टीचिंग मेथड्स जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्यूरियोसिटी को एनकरेज करना काफी मददगार होते हैं। एक सपोर्टिव और फ्री एनवायरनमेंट क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। काम के दौरान क्रिएटिविटी से इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। एग्जाम्पल्स: एक साइंटिस्ट जो नए मेथड से रिसर्च का सॉल्यूशन निकलता है। एक बच्चा घर के सामान से टॉय बनाता है। एक एंटरप्रेन्योर जो यूनिक बिजनेस आइडिया लाता है। कंक्लूजन, क्रिएटिविटी एक ऐसी ह्यूमन एबिलिटी है जो सोच, भावना और एक्शन का कॉम्बिनेशन है। जब हम इसके नेचर और एस्पेक्ट्स को समझते हैं, तो हर जगह इससे डेवलप किया जा सकता है, स्कूल, ऑफिस और पर्सनल लाइफ में। क्रिएटिविटी सबके लिए है, सिर्फ कलाकार के लिए नहीं। ये ग्रोथ और नए सॉल्यूशंस के लिए एसेंशियल है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड डिस्क्राइब इट्स मॉडल्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पहले ये बताना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें अलग अलग साइकोलॉजिस्ट्स के द्वारा दिए गए मॉडल्स को एक्सप्लेन करना है, जैसे मेयर सैलोवी, गोलमन और बरो के मॉडल्स। आंसर। इंट्रोडक्शन। इमोशनल इंटेलिजेंस (EI) का मतलब होता है अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना, पहचानना, कंट्रोल करना और इफेक्टिवली यूज करना। इस टर्म को पॉपुलर बनाया डैनियल गोलमन ने, लेकिन सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को पीटर सिल्वे और जॉन मेयर ने दिया था। इमोशनल इंटेलिजेंस काफी इंपॉर्टेंट है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस के लिए। इस टॉपिक पर काफी मॉडल्स बनाए गए हैं जो इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। मेन बॉडी। 1. इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट। इमोशनल इंटेलिजेंस में इमोशंस को समझना, उनका कंट्रोल रखना, एम्पैथी दिखाना और लोगों के साथ इफेक्टिव रिलेशन बनाना शामिल होता है। ये IQ के बराबर या कई बार उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। 2. मेयर और सिल्वे का एबिलिटी मॉडल 1997। ये सबसे पहला साइंटिफिक मॉडल था इमोशनल इंटेलिजेंस का। इस मॉडल के मुताबिक यही एक एबिलिटी है जिससे हम इमोशनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। इसके 4 मेन पार्ट्स हैं। परसीविंग इमोशंस, अपने और दूसरों के इमोशंस को पहचानना, फेस एक्सप्रेशंस, टोन से। यूजिंग इमोशंस, इमोशंस का यूज सोचने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, कॉम्प्लेक्स इमोशंस को समझना और उनके चेंजेस को प्रिडिक्ट करना। मैनेजिंग इमोशंस, इमोशंस को रेगुलेट करना ताकि पर्सनल और मेंटल ग्रोथ हो सके। 3. डैनियल गोलमन का मिक्स्ड मॉडल 1995। गोलमन ने EI का कॉन्सेप्ट पर्सनालिटी ट्रेट्स और सोशल स्किल्स के साथ कंबाइन करके दिया। उन्होंने 5 की कंपोनेंट्स बताए। सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस को समझना। सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। मोटिवेशन, गोल्स अचीव करने के लिए इमोशंस का यूज। एम्पैथी, दूसरों के इमोशंस को फील करना। सोशल स्किल्स, रिलेशंस को इफेक्टिवली मैनेज करना। यह मॉडल ऑर्गेनाइजेशंस और लीडरशिप ट्रेनिंग में काफी पॉपुलर है। 4. बाओन का इमोशनल सोशल इंटेलिजेंस मॉडल 1997।
रूवन बाओन ने एआई को एक ऐसे स्किल सेट के रूप में एक्सप्लेन किया जो बिहेवियर को अफेक्ट करता है। इसमें 5 इंपॉर्टेंट एरियाज कवर किए गए। इंट्रापर्सनल स्किल्स, अपने आप को समझना और एक्सप्रेस करना। इंटरपर्सनल स्किल्स, दूसरों को समझना और रिलेशंस बनाना। अडेप्टेबिलिटी, बदलाव के साथ एडजस्ट होना। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को इफेक्टिवली हैंडल करना। जनरल मूड, ऑप्टिमिज्म और हैप्पीनेस का लेवल। इस मॉडल से EQI जैसे साइकोलॉजिकल टूल्स डेवलप किए गए। कंक्लूजन, इमोशनल इंटेलिजेंस एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो पर्सनल ग्रोथ, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। मेयर सैलोवी, गोलमन और बरो के मॉडल्स हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने में अलग अलग एंगल से मदद करते हैं। एआई को डेवलप करके हम अपनी लाइफ और करियर दोनों में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। A. Defense mechanisms. B. Properties of a good test. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, एक डिफेंस मैकेनिज्म्स पर और दूसरा एक अच्छे साइकोलॉजिकल टेस्ट की प्रॉपर्टीज पर। हर नोट लगभग 150 वर्ड्स का होना चाहिए जिसमें डेफिनेशन, टाइप्स या फीचर्स क्लियर होने चाहिए। आंसर, इंट्रोडक्शन। साइकोलॉजी में हम ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। डिफेंस मैकेनिज्म्स वो अनकॉन्शियस तरीके होते हैं जिनसे इंसान स्ट्रेस या एंजाइटी से डील करता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट्स मेंटल फंक्शनिंग को मेजर करने के टूल्स होते हैं और उनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होनी चाहिए। आइए दोनों को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। ए. डिफेंस मैकेनिज्म्स। डेफिनेशन, डिफेंस मैकेनिज्म्स वो अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होते हैं जो इंसान स्ट्रेस या रियलिटी से बचने के लिए यूज करता है। ओरिजिन, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड ने इंट्रोड्यूस किया था और अन्ना फ्रॉइड ने इसे और डेवलप किया। कॉमन टाइप्स, रिप्रेशन, बुरी या परेशान करने वाली सोच को दिमाग के अंदर दबा लेना। डिनायल, हकीकत को ना मानने का प्रोसेस। प्रोजेक्शन, अपने नेगेटिव थॉट्स या फीलिंग्स को दूसरों पर थोप देना। डिस्प्लेसमेंट, गुस्से या फीलिंग्स को किसी दूसरी सेफ चीज पर निकलना, जैसे बॉस की जगह दोस्त पर चिल्लाना। रैशनलाइजेशन, अपने गलत काम को सही दिखाने के लिए लॉजिकल रीजन बनाना। सब्लिमेशन, नेगेटिव अर्जेस को पॉजिटिव एक्टिविटीज में बदल देना, जैसे गुस्सा बॉक्सिंग में निकालना। इंपॉर्टेंस, ये मैकेनिज्म्स एंजाइटी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, लेकिन ज्यादा उससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। बी. प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड टेस्ट। डेफिनेशन, एक अच्छा साइकोलॉजिकल टेस्ट वो होता है जो किसी साइकोलॉजिकल ट्रेट को एक्यूरेटली और कंसिस्टेंटली मेजर करे। की प्रॉपर्टीज। वैलिडिटी, टेस्ट वही चीज मेजर करे जो उसका पर्पस है। टाइप्स, कंटेंट वैलिडिटी, पूरी टॉपिक एरिया को कवर करता हो। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, थियरी के हिसाब से एक्यूरेट हो। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, रिजल्ट रियल आउटकम के साथ मैच करे। रिलायबिलिटी, टेस्ट बार लेने पर सेम रिजल्ट द। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, टाइम के साथ रिजल्ट कंसिस्टेंट रहे। इंटर रेटर रिलायबिलिटी, अलग लोग सेम रिजल्ट दें। स्टैंडर्डाइजेशन, सबके लिए सेम कंडीशंस में टेस्ट दिया जाए। ऑब्जेक्टिविटी, स्कोरिंग में पर्सनल बायस ना हो। प्रैक्टिकलिटी, टेस्ट इजी हो, टाइम और कॉस्ट एफिशिएंट हो। इंपॉर्टेंस, इन प्रॉपर्टीज से टेस्ट का रिजल्ट रिलायबल और यूजफुल बनता है, चाहे क्लिनिकल यूज हो या रिसर्च। कंक्लूजन, डिफेंस मैकेनिज्म से हम समझ पाते हैं कि लोग इमोशनल स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं। वहीं एक अच्छे टेस्ट की प्रॉपर्टीज इंश्योर करती हैं कि हम जो मेजर कर रहे हैं वो साइंटिफिकली सही हो। ये दोनों कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें।